जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो सेशन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हमारा आज का है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 16। अगर आप अन्य पार्ट को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में मैंने सजो करके रखा है, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख करके आप उस वीडियो से दोस्तों अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि हर कॉम्पिटिशन एग्जाम CGTET, सेंट्रल TET, स्टेट लेवल के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, शिक्षक भर्ती है, उसमें बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके का प्रश्न दोस्तों जो पूछा जाएगा और हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। अन्य पार्ट अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर उसको देख लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीचे कमेंट्स में आप अपना आंसर ज़रूर देते जाइए, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आने वाला है, तो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति को सीखता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा अभिक्रमित विधि, अनुदेशन की विधि, या फिर ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभिक्रमित विधि, अनुदेशन की विधि। अब ये एक प्रकार का दोस्तों एक नया तकनीक है जिसमें छात्रों द्वारा अभिक्रमित अनुदेशन के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिसमें छात्र सक्रिय होता है तथा स्वतः ही सीखता है, जिसमें शिक्षक की शारीरिक अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, लेकिन बच्चा फिर भी सीखता है। तो आपने सुना होगा नवाचार करना है ना, तो ये सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगमन विधि क्या होता है दोस्तों? आगमन विधि में क्या किया जाता है? पहले जो है एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद में नियम दिया जाता है, ठीक है। निगमन विधि में क्या किया जाता है? पहले जो है फार्मूलास बताया जाता है, उसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल दिया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या होता है? जिसमें 5 स्टेप में क्या होता है, कोई भी समस्या को हल किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रयोग में, प्रयोजन में, अवलोकन में, ठीक है। इनमें अलग अलग इसके टाइप्स हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सा है? तो छात्रों को जो ज्ञान मिला है, अर्जित किए हैं, उसको हमको जांच करना है, तो कौन सी विधि ज़्यादा प्रयुक्त रहेगा? परीक्षण विधि, प्रयोजन विधि, प्रश्न उत्तर विधि, या फिर निरीक्षण विधि? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परीक्षण विधि। तो आप उसका परीक्षण कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसको उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया हुआ है, ठीक है। तो परीक्षण विधियों के द्वारा दोस्तों कोई भी कितना भी आकलन आप उसमें आसानी से कर सकेंगे। निश्चित अवधि के दौरान भी आप इसको देख सकेंगे कि अल्टरनेट कि उन्होंने कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, इस तरीके का। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? तो अच्छे व्याख्यान की विशेषता जो नहीं है उसको ध्यान देना है कि चित्रों और उदाहरण का प्रयोग। भाई अगर आप व्याख्यान दे रहे हैं, चित्र और उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक अच्छा व्याख्यान है। मौजूद ज्ञान पर आगे ही बढ़ना, तो ये भी क्या है? आपके पास कोई ज्ञान है उससे रिलेटेड, अगर आप उससे बता रहे हो तो बिल्कुल ये सही बात है। एक ही व्याख्यान के कई परिकल्पनाएं बताना, या चौथा अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल अगर व्याख्यान दे रहे हैं तो टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते जाइए और व्याख्यान उसमें देते रहिए, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? एक ही चीज़ को आप क्या कर रहे हो, बार बार बता रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं व्याख्यान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक विधि के माध्यम से शिक्षण क्या है? तो कोई निगमनात्मक विधि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्या होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मैक्रो से माइक्रो की ओर, साधारण आसान से कठिन की ओर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो गति होता है वो निगमनात्मक विधि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व खालिस्तान चरण के अंतम में विकसित किया जाता है, मतलब बच्चे के हमने 4 विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, उसकी अंतिम चरण कौन सी है? प्रश्न को घुमा दिया है, आप इसको समझिए। प्रश्न ये पूछ रहा है कि पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व खालिस्तान चरण के अंत में विकसित किया जाता है, तो ज्ञानेंद्रियों का, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को दोस्तों अमूर्त क्रियात्मक जो है अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही क्या कहा जाता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या निवारण विधि के जनक है? तो भाई समस्या निवारण के विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी, कार्ल मार्क्स, विलियम एडम्स, या फिर सुकरात? तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? जॉन डीवी। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भाषा को सीखना, कम समय में किसी भी समस्या को हल कर लेना, या फिर उस भाषा को पढ़ाना जो ठीक से ना पढ़ाया गया हो,
चौथा उस भाषा को पढ़ाना जो पहले से पढ़ाया जा चुका हो। तो उपचारात्मक मतलब क्या हो गया दोस्तों, आप क्या करना है, उसका इलाज कर रहे हैं, है ना, उपचार वही कहलाता है ना। तो कहीं ना कहीं आप जो भाषा पढ़ा चुके हैं और उसमें वो जो पॉइंट छूटा है आप उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो यही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, जो छूटे हुए हैं, दोषपूर्ण हैं, शिक्षकों की मतलब जो चीज़ सिखा रहे हैं उसमें कुछ कमियां आ गई है, उसको क्या करना है, उसको पुनः पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठनात्मक आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उचित नहीं है। तो गठनात्मक जो आकलन है उसमें से कौन सा साधन उचित नहीं है, हमको बताना है। दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, सर्वाधिक जांच परीक्षा या फिर प्रश्न मंच एवं खेल। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाधिक जांच परीक्षण। तो कोई भी गठनात्मक आकलन कर रहे हैं उसमें सर्वाधिक जांच परीक्षण कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, उचित नहीं है। ठीक है, तो आप उसमें एक लिमिट टाइम में कीजिए, लेकिन सर्वाधिक जांच मतलब हर बार मतलब कुछ दिन बीता फिर आप उसका जांच कर रहे हैं, फिर कुछ दिन बीता फिर उसका जांच कर रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो सर्वाधिक जांच परीक्षण है वो योग दें या फिर संकलात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन सीखने के दौरान बच्चा सीखने से ज़्यादा उसमें कठिनाइयों को भी महसूस करने लगता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्यालय आधारित आकलन जो है मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की उपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए, या चौथा बाह्य परीक्षकों की उपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं से बेहतर जानते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न देखिए कि विद्यालय आधारित जो आकलन किए जाते हैं वो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आप बताइए कि कोई बाहर का टीचर आपका पेपर को जांच रहा है और आपके शिक्षक मतलब आपका टीचर जो है क्लास टीचर वो आपके पेपर को जांच रहा है, तो कौन ज़्यादा अच्छे से जांचेगा। तो इसमें दोस्तों आप सभी को पता है कि जो खुद के टीचर हैं, स्कूल टीचर, वो ज़्यादा अच्छे से जाँच पाएंगे, क्योंकि वो आपसे रूबरू हैं, आपके स्तर को अच्छे तरीके से जानते हैं। उस अकॉर्डिंग दोस्तों आपने उत्तर पर अपने कैसा परफॉर्मेंस दिया है उस अकॉर्डिंग वो पूरी तरीके से जांच सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बाह्य परीक्षकों की उपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्षमताओं को क्या करता है, बेहतर जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जाँच करता है कि क्या ये प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न की या फिर के बारे में चिंतित है। तो एक कोई शिक्षक है वो प्रश्न पत्र बना लिया है ना, फाइनल पेपर है, और उसके बाद क्या कर रहा है, वो लास्ट में चेक कर रहा है, मतलब वो किस चीज़ को वो चेक कर रहा है, प्रश्नों के प्रकारों को, विश्वसनीयता को, वैधता को, या फिर संपूर्ण विषय वस्तु उसमें शामिल है कि नहीं। तो अगर आप पेपर छांट रहे हैं तो लास्ट में आप यही देखेंगे ना कि संपूर्ण विषय वस्तु उसमें शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई आपने छांटा है तो खुद पर तो विश्वास रहेगा। प्रश्नों के प्रकार तो पहले से ही बढ़ जाता है कि दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, है ना, निबंधात्मक, तो ये वैधता तो भाई उसमें रहता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो बौद्धिक उद्देश्यों को बल दिया गया है वो कौन सा है, भारत, ग्रीक, स्पार्टा, या फिर दोस्तों अथीनियम। तो इसके लिए क्या करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ग्रीक। तो ग्रीक में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है बौद्धिक उद्देश्यों को बल दिया गया है, जिसमें कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दार्शनिक जो है ग्रीक के ही है। ठीक है, तो आप सभी को इसमें पता होगा कि प्रशिक्षित जो मस्तिष्क है उसमें पूरी तरीके से उन्हीं का ज़्यादा योगदान रहा है। बौद्धिक मतलब दोस्तों बौद्ध से भी आप समझ सकते हैं कि ग्रीक में उनका क्या ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, स्कूली अंतर के बीच शिशुओं के लिए स्कूली प्रभावशीलता का आकलन करने का सबसे आम तरीका कौन सा है। तो कोई भी स्कूल अंतर मतलब स्कूली अंतर के बीच हम शिशुओं के बीच उसके प्रभावशीलता का आकलन का हम आसानी तरीके से किस तरीके से कर सकेंगे। मैट्रिक लेवल पर ग्रेड दे करके, या फिर ग्रेड दृष्टिकोण के माध्यम से, या फिर सांख्यिकी नियंत्रण के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप उनके बीच के अगर अंतर देखना चाहते हैं तो पहले का ग्रेड और दूसरे का ग्रेड मिला करके देख सकेंगे, लेकिन इसमें स्पष्ट होगा क्या, नहीं होगा। मैट्रिक स्पष्ट भी नहीं होगा, लेकिन सांख्यिकी नियंत्रण से अगर आप देखते हैं कि यहाँ उन्होंने 17 पाया है और यहाँ पास उन्होंने 18 पाया है, तो स्पष्ट रूप से ये क्या हो जाएगा, अंतर देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहीं पास ग्रेड में बता दूँ बी और ए, तो अंतर तो देखने तो मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट देखिए 17 और 18 पाया है तो दोनों ए ग्रेड के अंतर्गत आ रहा है, तो आप इसमें अंतर दे पाएंगे क्या, नहीं दे पाएंगे। तो सांख्यिकी नियंत्रण इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम ग्रेड डिजाइनर कई बिंदु
पॉइंट मतलब पद्धति से बेहतर है। तो किस में बेहतर है दोस्तों, तो इसका डिटेल में नहीं देखेंगे, इसका पहला ही आंसर क्या है, करेक्ट आंसर, जिसमें स्कूली शिक्षा के माध्यम से ग्रेड अंतराल अन्य उपलब्धियों के संबंधित चर के अंतराल से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, अन्य ऑप्शन देखेंगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें माध्य ग्रेड डिजाइन कार्य बिंदु पद्धति के लिए बेहतर है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, स्कूली शिक्षा के माध्य ग्रेड अंतराल अन्य उपलब्धि के बीच क्या होता है, अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मापन का पहला चरण क्या है। तो कोई भी चीज़ को हम मापते हैं तो उसका पहला चरण क्या होता है, निर्णय लेना है कि क्या मापना है, क्या मापना चाहते हैं, उसका आपको निर्णय लेना है। दूसरा, परीक्षण का विकास करना है। तीसरा, परीक्षण का प्रबंधन करना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, कोई भी चीज़ को आप माप रहे हो तो उसका क्या करना है, आपको पहले निर्णय लेना है कि आखिर नापना किसको है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां नंबर का क्वेश्चन, और 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्रायः योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। ठीक है, आप इसका आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में, उतना ही क्या होगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं उन लोग भी ये इसे पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, अध्यापक अवलोकन, परीक्षण, असाइनमेंट, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, परीक्षण। ठीक है, जिसमें परीक्षण औपचारिक रूप से कक्षा परीक्षण जैसे बहुत सारी इकाई है, रचनात्मक मूल्यांकन है, सत्रांत परीक्षा है, योगात्मक मूल्यांकन है, ये सभी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत, परीक्षण के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैंने इस क्वेश्चन को जो है मेंशन करूंगा। ठीक है, देखिए, कूडर रिचर्डसन विधि का इस्तेमाल खाली स्थान का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। वैधता के अनुमान के लिए, विश्वसनीयता के अनुमान के लिए, प्रोजेयता के लिए, निर्माण के लिए, या फिर वस्तुनिष्ठता के लिए किया जाता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइए दोस्तों। और दोस्तों अभी तक टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। अगर आप टीईटी के लिए एग्जाम दिला रहे हैं तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हो जाइए, वहाँ पास आपको सारे टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप टेस्ट आसानी से दिला पाएंगे। कॉम्पिटिशन ज़्यादा है दोस्तों, तो आप प्रिपरेशन में अच्छे से ध्यान दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।